प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 आधुनिक काल में भारत का इतिहास। तो कल्पना कीजिए कि अगर 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी भी करिश्मे से अगर पुनः जीवित हो जाए, अगर वो आज की दुनिया में पहुंचेगा तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा, क्योंकि चीज़ें काफ़ी बदली हुई नजर आएंगी। उस समय की कुछ इमारतें तो आज भी खड़ी दिखाई दे सकती हैं और कुछ खंडहर के रूप में दिखेंगी, तो कुछ साबुत भी दिखेंगी और बहुत सारा अंतर दिखेगा जो कि पहले नहीं दिखता होगा। जैसे कि आसमान में उड़ते हवाई जहाज, पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी देखकर वो चकित रह जाएगा। दुकानों में ऐसी चीजें उसे दिखाई देंगी जिसको उसने कभी पहले देखा नहीं होगा और कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, जिसे कि उसे अभी सीखना होगा। इसी तरह से गांव में उसे खेती करने के भी कुछ नए तरीके देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसी फसलें भी हो सकती हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे आज के समय में गांव में हार्वेस्टर से कटाई होती है। हार्वेस्टर एक प्रकार की मशीन है, जबकि पुराने जमाने में लोग हाथ से काटते थे फसलों को और बहुत समय लगता था। तो इस तरह से 17वीं शताब्दी से लेके अभी तक शताब्दी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। और इतिहास में तारीख का महत्व। पहले लोगों के मन में यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है जिसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, ये सब चीजें आपस में खूब चर्चाएं होती रहती थी। आम लोगों की यही समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याय है। क्या यह बात इतिहास के बारे में सही है? वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अतीत में मतलब कि भूतकाल में कौन सी चीजें, किस तरह की घटनाएं हुई थी, क्या बदलाव आए हैं, ये सब देखते हुए अतीत और वर्तमान की तुलना की जाती है। दैनिक जीवन मतलब रोज के जीवन में हम आसपास की कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिकता को लेकर मन में कोई प्रश्न नहीं उठता है। हमें लगता है कि ये चीजें लंबे अरसे से ऐसी ही होंगी। हालांकि कभी कभी हम कुछ चीजों को देखकर हैरत में भी पड़ जाते हैं। उन देखकर खुशी महसूस होती है, मन में उस वस्तु की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। जैसे कि आप अभी यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं जिसमें जेम्स रेनल द्वारा तैयार किए गए भारत के पहले नक्शे का आवरण चित्र है, जिसमें ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र उपहार के रूप में दे रहे हैं। भारत के पहले नक्शे को तैयार करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनल को दिया। किसी व्यक्ति को चाय पीते देख इस तथ्य पर हैरानी हो सकती है कि दुनिया में लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया होगा। सबसे पहले कहाँ और कैसे चाय की शुरुआत हुई होगी। आकाश में उड़ते हवाई जहाज को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठता है कि लोगों ने हवाई सफर की शुरुआत कब से की होगी। हवाई जहाज जब नहीं था तो लोग दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक की लंबी दूरी कैसे तय करते होंगे। गर्मी की दुनिया में पंखा हमें काफी सुकून देता है। इसकी शुरुआत के पीछे एक कहानी छुपी है। घरों में रोशनी के लिए बिजली के बल्ब को जलते देखकर भी प्रश्न उठ सकता है कि इसे किसने और कब बनाया होगा। जब यह नहीं था तो लोग घरों में रोशनी के लिए क्या प्रबंध करते होंगे। पटरियों पर सरपट दौड़ती रेलगाड़ी को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हजारों लोग तब कैसे यात्रा करते होंगे। आज की पाठ्य पुस्तक कागज पर छपी है। जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब किताबें कैसे लिखी जाती थी। इस तरह के तमाम सवाल हमारे मन में आते हैं, आप सभी के मन में आते होंगे। अब आगे हम जानेंगे विज्ञापनों का रुचियों पर प्रभाव। विज्ञापन काफी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहता है। बीते दिनों के विज्ञापनों को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदली। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किए गए इस विज्ञापन में यह संकेत देने की कोशिश की गई कि विश्व के शाही लोग लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये घोड़ा पर एक व्यक्ति चढ़ा हुआ है। तो बिल्कुल विज्ञापनों का हमारी रुचियों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई हीरोइन अगर किसी चीज का प्रचार करते हैं तो हम उससे बहुत प्रभावित होते हैं और उसको हम खरीद लेते हैं कि ये फलाना हीरो यूज कर रहा है, ये जरूर अच्छा होगा। तो बेशक विज्ञापनों का हमारी रुचियों पर प्रभाव पड़ता है। तारीखें क्यों हो जाती हैं महत्वपूर्ण? जैसे हम अपने परिवार में ही देखते हैं कि कुछ तारीखों को अन्य दिनों की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि उस तिथि से ही परिवार के सदस्यों की जिंदगी की कोई महत्वपूर्ण घटना या यादें जुड़ी हुई होती हैं। उदाहरण के तौर पर किसी का जन्मदिन, विवाह की सालगिरह या पुण्यतिथि।
पुण्यतिथि का मतलब होता है कि जब किसी की जिस दिन मृत्यु हुई होती है तो उसको हम पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। इन घटनाओं से संबंधित तिथि को परिवार के लोग विशेष रूप से याद करके रखते हैं। तिथि स्वयं अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन जब उस तिथि से किसी की कुछ यादें जुड़ जाती हैं तो वह तिथि यादगार बन जाती है। जब अध्ययन का हम विषय बदल लेते हैं तो हमारा ध्यान नए मुद्दों पर भी चला जाता है। इस परिस्थिति में महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। यहाँ तस्वीर में आप देखेंगे, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, जो 1773 में थे। इसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए इतिहास में भारत के सभी गवर्नर जनरलों के शासनकाल की विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू होकर अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तक की चर्चा मिलती है। अलग अलग अध्यायों में हमें अलग अलग गवर्नर जनरलों अथवा वायसरायों के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी, मेटकॉफ, एलन बैरो, कैनिंग, लॉरेंस, नॉर्थब्रुक, लिटन, रिपन, डफरिन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, लिनलिथगो, वेवेल के बारे में पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है कि गवर्नर जनरलों और वायसरायों की एक लंबी श्रृंखला है। आधुनिक इतिहास की पुस्तकों में सभी तिथियों का महत्व इन अधिकारियों की गतिविधियों, नीतियों और उपलब्धियों के आधार पर तय किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन अधिकारियों के जीवन से जुड़ी अतिरिक्त कोई अन्य विषय उतना महत्वपूर्ण नहीं है जिसके बारे में जानना जरूरी। आधुनिक भारत के भौगोलिक भूभाग। भारत एक विशाल भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक यह विस्तार 2900 किलोमीटर है। इस तरह हमारे देश की लंबाई 3200 किलोमीटर मतलब उत्तर से दक्षिण तक है और चौड़ाई 2900 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक है। भारत आज चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कैसे तय की जाती है अवधियां, समय को कैसे तय किया जाता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास में बड़े बड़े कालखंडों की घटनाएं दर्ज होती हैं। इन कालखंडों के निर्धारण पर ज्यादातर इतिहासकारों की सहमति भी मिल चुकी है। इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने से हमें इसके केंद्रीय तत्वों को समझने में आसानी होती है। इसलिए इतिहास को किसी प्रवृत्ति व लक्षण के आधार पर छोटे छोटे कालखंडों में बांटा जाता है। ये लक्षण कुछ विशेषताओं के द्वारा दर्शाए जाते हैं। इनमें एक अवधि से दूसरे अवधि के बीच आए परिवर्तनों की जानकारियां मिलती हैं। जेम्स मिल का मानना था कि सभ्यता के मामले में सभी एशियाई देश यूरोप से पिछड़े हुए। उनकी धारणा थी कि भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का शासन था। समाज में धार्मिक टकराव, जाति बंधन और अंधविश्वासों की भरमार थी। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसके लिए आवश्यक था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल का सुझाव था कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर अंग्रेजों को अधिकार जमा लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि भारत का विकास अंग्रेजों की सहायता के बिना संभव नहीं है। यह सामाजिक दृष्टिकोण है। ब्रिटिश शासन से पहले का युग अंधकारमय था, ऐसा उनका मानना था। क्या इस प्रकार की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारा देश पहले से ही काफी सभ्य, संस्कारी और बहुत चीजों में आगे था। इतिहास के किसी युग को धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान के दौर के रूप में बताया जा सकता है। क्या हिंदू और मुसलमानों का और मुस्लिम में हिंदुओं का अस्तित्व नहीं था? बिल्कुल था। क्या इन दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? बिल्कुल चलते थे। किसी युग को सिर्फ उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि प्राचीन भारत के सभी शासकों का धर्म कभी एक नहीं रहा। किसी ने सनातन धर्म की पद्धति को स्वीकारा, तो किसी ने महात्मा बुद्ध की नीतियों को अपनाया, तो किसी ने महावीर जैन के धर्म संदेशों का अनुपालन किया। जेम्स मिल द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण को दरकिनार कर, मतलब उसको
अस्वीकार करके बहुत से इतिहासकार भारतीय इतिहास को सामान्यतः प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को कालखंडों में बांटने का तरीका भी पश्चिम की देन है। पश्चिम में आधुनिक काल को लोकतंत्र, विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता का युग माना जाता है, जिसमें आधुनिकता की ताकतों का तेजी से विकास हो रहा है। मध्यकालीन समाज के बारे में उनकी धारणा यह थी कि आधुनिक समाज की इन विशेषताओं का वहां घोर अभाव था। और अध्ययन के लिए हम आधुनिक काल की किसी भी अवधारणा को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं कर सकते। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति के एहसास का अभाव था। साथ ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी नहीं था। ज्यादातर इतिहासकार ब्रिटिश शासन के दौर को औपनिवेशिक युग कहते हैं, मतलब गुलामी का समय कहते हैं। अब हम जानेंगे कि औपनिवेशिकता क्या है। इस पाठ्य पुस्तक में आप भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस प्रकार स्थानीय नवाबों और राजाओं को गद्दी से उतारकर शासन पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अपने सारे खर्चों की पूर्ति के लिए उन्होंने राजस्व की वसूली की, अपनी आवश्यकता की चीजों को सस्ती कीमतों पर खरीदा। उन्होंने निर्यात के लिए व्यावसायिक और महत्वपूर्ण फसलों की खेती के लिए किसानों को बाध्य किया। हम इन प्रयासों के कारण आए सामाजिक और आर्थिक बदलावों को जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण भारत की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाजों और तौर तरीकों में हुए परिवर्तनों को भी समझेंगे। जब एक देश में दूसरे देश के प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली देश कठपुतली सरकार के द्वारा कमजोर देश पर शासन करता है। सोचिए, अगर क्या भारतीय इतिहास के मध्यकाल को एक ही धर्म का दौर कहना उचित होगा? नहीं। आधुनिक ऐतिहासिक स्रोत। आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाजा लगाना बहुत कठिन काम है। आज हमारी नजर जिधर उठती है हमें ऐतिहासिक स्रोतों की भरमार नजर आती है। किले, मकबरे, शिलालेख, विदेशी यात्रियों की कृतियां, पांडुलिपियां, मूर्तियां बड़ी संख्या में मौजूद है। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान सरकारी रिकॉर्ड रखने की परंपरा की शुरुआत की। इतिहासकारों के लिए सरकारी रिकॉर्ड उस युग की जानकारी प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। उनका तर्क था कि चीजों को लिखना बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रत्येक निर्देश, योजना, नीतिगत फैसले, सहमति और जांच की परिभाषाओं को स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी माना। बाद में कोई भी व्यक्ति इन चीजों का अध्ययन आसानी से कर सकता था। इस कारण ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि 1920 के दशक में बना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।